हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत करने के साथ साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने सभी कार्य कर रहे होंगे, साथ ही साथ अपने आप का ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि अपने आप का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आप सभी ने सुना होगा कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं, यदि हम सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो 15 फरवरी से स्टार्ट है। उसी के आगे पीछे आपकी बोर्ड परीक्षाएं भी स्टार्ट होंगी, बिहार बोर्ड का भी आ जाएगा आपका टाइम टेबल। तो आप तो हमेशा हर दिन इस तरह से अपनी तैयारी कीजिए, इस तरह से अपनी पढ़ाई कीजिए कि मेरे एग्जाम्स कल से ही हैं। क्योंकि जब हम हर दिन प्रतिदिन अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करेंगे तो छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करके हम परीक्षा में पूर्ण रूप से तैयारी कर पाएंगे। यदि थोड़ा भी हमने लापरवाही की कि परीक्षाओं के टाइम कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो ऐसा कभी संभव नहीं है। आपको ये पता है ना कि हम प्रतिदिन भोजन करते हैं, ये सब नित्य प्रतिदिन हमें करना होता है। 10 दिन का भोजन हम एक साथ नहीं कर सकते, तो साल भर की पढ़ाई भला हम परीक्षाओं के दिनों में कैसे कर सकते हैं। इसलिए आप भी अपनी परीक्षा की तैयारी शुरू कर लीजिए। अब सुनिए मेरी बात कि यहाँ से हमने अपनी गोधूली तो कंप्लीट कर ली है, जो मेन पाठ्य पुस्तक है वो हो चुकी है कंप्लीट, और पूरक पाठ्य पुस्तिका के 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें था बिहार की संगीत कला, है ना, मतलब लोक गायन और संगीत कला। उसके बाद पार्ट तीसरा हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बिहार में नृत्य कला। अब बिहार में कितने प्रकार के नृत्य होते हैं, कौन कौन से ऐसे नर्तक हैं जो ना केवल बिहार में बल्कि संपूर्ण भारत में, और ना केवल संपूर्ण भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सितारे की तरह चमक रहे हैं। आज इस पाठ में आप जानेंगे कि बिहार में कितने प्रकार के नृत्य होते हैं, कौन कौन से ऐसे नाम हैं, क्योंकि कई नाम आपको ऐसे नए लगेंगे कि अच्छा ये भी नृत्य का प्रकार है, ये भी एक डांस का रूप है। बहुत कुछ जानने वाले हैं, तो ध्यानपूर्वक मेरे साथ बने रहना आप शुरू से लेकर अंत तक, ताकि बिहार में नृत्य कला के अर्थ को समझ सको, नृत्य कला के भेदों को समझ सको, प्रकारों को समझ सको, उनके अंतर को समझ सको, सब कुछ जान सको। तो आ जाओ करते हैं शुरू बिहार में नृत्य कला। देखिए, बिहार में विभिन्न लोक नृत्यों की सजीव परंपरा मिलती है। यदि हम बात करें, यहां पर लिखा है कि बिहार में लोक नृत्यों की सजीव परंपरा मिलती है। लोक नृत्य, थोड़ा मैं रेड कर लेती हूं तो रेड आपको अच्छे से दिखाई देगा। बिहार में विभिन्न लोक नृत्यों की सजीव परंपरा मिलती है। लोकगीत के हमने सुना था ना, लोकगीत 5 प्रकार के होते हैं, तो उसी तरह से लोक नृत्य की भी सजीव परंपरा रही है बिहार में। मिथिला तथा भोजपुर में प्रचलित अनेक लोक नृत्य हमारी संस्कृति की कलात्मकता तथा उत्सवशीलता के प्रमाण दे जाते हैं। कहाँ के? मिथिला और भोजपुर में जो प्रचलित अनेक लोक नृत्य हैं, कि मिथिला में और भोजपुर में जो लोक नृत्य हैं, आपने भी अवश्य देखे होंगे, आपने भी अवश्य पहले भी सुना होगा, और आज आप इसके बारे में जब पढ़ेंगे और डीपली गहराई से जानेंगे, तब और आपको अपने राज्य के नृत्य कला के बारे में पता चलेगा। अनेक लोक नृत्य हमारी संस्कृति की कलात्मकता तथा उत्सवशीलता के प्रमाण दिए जाते हैं। एक तो कलात्मकता कि कितने आर्टिस्टिक रहे हैं बिहार में, उत्सवशीलता की जो भी कुछ उत्सव मनाए जाते हैं या जो भी कुछ कार्यक्रम होते हैं, उसमें किस तरह के अलग अलग प्रकार के नृत्य हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार का लोक नृत्य सभी प्रकार के त्योहारों में होगा या सभी प्रकार के उत्सवों में होगा। वो मौसम और वातावरण के अनुसार लोक नृत्य परिवर्तित होते हैं, अर्थात जैसे कि होली या जो भी फेस्टिवल्स हैं या जो भी उत्सव हैं, उनके आधार पर अलग अलग प्रकार के लोक नृत्य होंगे, वही हम जानेंगे। यही नहीं, नृत्य का शास्त्रीय स्वरूप भी यहाँ सैकड़ों वर्ष पहले विकसित हो चुका था। यदि बात करें हम शास्त्रीय स्वरूप की, अभी हमने किसकी बात की थी? हमने बात की थी लोक नृत्य की, ठीक है। तो लोक नृत्य में किस तरह से यहाँ पर देखा गया, लोक नृत्य और शास्त्रीय जो स्वरूप है उसका, उसमें थोड़ा सा अंतर है। वो ये है कि शास्त्रीय नृत्य किसी भी काल, किसी भी समय, किसी भी उत्सव में अलग अलग प्रकार के नहीं होते हैं। शास्त्रीय जो चला आ रहा है वही शास्त्रीय है। वो यदि भोजपुर में भी उसका प्रदर्शन होगा तो वैसा ही होगा, यदि महाराष्ट्र में चले जाएंगे तब भी वैसा ही होगा। शास्त्रीय सेम रहता है, जबकि लोक नृत्य अपने क्षेत्र के अनुसार अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। मिथिला के संगीत शास्त्री ज्योतिरीश्वर ठाकुर तथा राजा शुभंकर ठाकुर के उल्लेखों से पता चलता है कि बिहार में
12वीं 13वीं शताब्दी तक नृत्य संगीत पर अनेक ग्रंथ लिखे जा चुके थे। संगीत शास्त्री ज्योतिरीश्वर ठाकुर और राजा शंभुकर, ठीक है, उनके उल्लेखों से उनके उन्होंने लिखा है, तो उससे पता चलता है कि 12वीं और 13वीं शताब्दी में जो नृत्य संगीत पर अनेक ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। यानी तब तक इस भूमि पर नृत्य के शास्त्रीय रूपों का भी पूर्ण विकास हो चुका था। यहां पर आप चित्र देख सकते हैं आपकी ही पाठ्य पुस्तिका में, डॉक्टर नगेंद्र मोहनी नृत्य की एक विशेष मुद्रा में। और ये जो मुद्राएं आप देखते हैं, पाठ्य पुस्तक में भी देख सकते हैं, कि हमें लगता है कि इसमें मतलब क्या खास है, लेकिन कहते हैं ना कि हीरे की परख तो जौहरी ही कर सकता है। इनके जो हाव भाव भंगिमा जो रहती है ना, उसके आधार पर 50 मतलब ऐसा है कि 50% इनका एक्सप्रेशंस रहते हैं और फिर उनके शरीर के जो मूवमेंट्स रहते हैं बॉडी के, वो रहते हैं। तो भाव भंगिमा नृत्य में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से हैं। जट जटिन, ये लोक नृत्यों के नाम हैं, ध्यान से सुनना। जट जटिन, ओके, जट जटिन, झिझिया, करिया झूमर, विदापत, सामा चकेवा, डोमकच, जलुआ, झिंझिर, खेलड़न, नेटुआ, गौंड, पवरिया नाच आदि की अपनी लोक संस्कृति की देन है। इन लोक प्रचलित नृत्यों की विशेषता यही रही है कि ये प्रायः कथामूलक, सामूहिक और नाटकीयता के साथ गायन तथा वादन से भी युक्त होते हैं। अब इस बात को इस सेंटेंस का अर्थ में बता देती हूं कि ये है लोक नृत्य। कौन से नृत्य हैं ये? लोक नृत्य। ये शास्त्रीय नृत्य में नहीं है शामिल, ये लोक नृत्य हैं। जो भी यहाँ पर नाम दिए हैं वो लोक नृत्य हैं। तो इन लोक प्रचलित नृत्यों की विशेषता यही रही है। अब इनकी विशेषता क्या है? कोई भी पूछ सकता है आपसे कि लोक नृत्यों की, बिहार के लोक नृत्यों की विशेषता क्या है। तो इनकी विशेषता है कि ये कथामूलक, मतलब इनके नृत्य में ही स्टोरी रहती है। कथामूलक मतलब कथा प्रधान रहते हैं कि ये नृत्य में ही स्टोरी चलती रहती है। जैसे गाने हैं, गानों में भी तो कहानी चलती है कि मान लीजिए कोई प्रेमी प्रेमिका है, या राधा कृष्ण की बात करें हम, तो वहां पर वो, और यदि थोड़े से और पुराने गीतों के, हम 90s या 80s के गीतों की बात करें हम, चाहे वो फिल्मी गीत ही क्यों ना हो, ठीक है, तो उसमें लगता था कि हाँ कोई स्टोरी चल रही है, कोई इसका अर्थ है। तो इसी प्रकार से ये जो लोक नृत्य हैं ये प्रायः कथामूलक रहते हैं। इनमें भी कथा छुपी रहती है, नृत्य के माध्यम से कथा प्रस्तुत की जाती है। तो जो समझने वाले होते हैं या फिर जो नए दर्शक भी होंगे वो भी समझ जाएंगे कि अच्छा यहाँ से शुरू हुआ था, ऐसा हुआ और वाह वाह वाह, ठीक है। सामूहिक और नाटकीयता के साथ गायन तथा वादन से भी युक्त होते हैं, ठीक है। कथामूलक समझ गए? कथामूलक मतलब इनमें कहानी छुपी रहती है। सामूहिक और नाटकीयता के साथ, सामूहिक किए जाते हैं, ग्रुप में किए जाते हैं डांस। नाटकीयता के साथ मतलब पूरे एक्शंस होंगे, पूरे हाव भाव होंगे, और इनमें गायन मतलब गीत और वादन, संगीत, इंस्ट्रूमेंट, वो भी शामिल रहते हैं लोक नृत्यों में। गाने के साथ साथ वहां गायक भी होंगे, जैसे लोकगीत के जो गायक हैं, हमने पहला चैप्टर पढ़ा था उसमें बिहार का लोक गायन है ना, जो भी है वो वहां पर गा रहे होंगे। वादन वाला भी हमने देखा, संगीत, बिहार की संगीत कला हमने पढ़ी दूसरा चैप्टर। तो किस तरह के गायन और वादन होते हैं उससे तो आप परिचित हो ही गए हैं। अब चल रहे हैं नृत्यन की ओर, है ना। तो ये सब भी इनसे जुड़ा होता है। कथामूलक के साथ साथ सामूहिक होते हैं, नाटकीयता रहती है, इनमें हाव भाव रहते हैं। नृत्य, संपूर्ण नृत्य यदि शुरू से लेकर अंत तक हमने एक नृत्य देख लिया, लोक नृत्य यदि हमने देख लिया, तो हमें पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी कि इस नृत्य के माध्यम से क्या कहा गया है और किसके बारे में बात की गई है। क्लियर? चलो अब है यहाँ, जैसे ये नाम है जट जटिन, झिझिया, करिया, झूमर, वितापत और सामा चकेवा मिथिला के मुख्य लोक नृत्य है। इनका नाम याद रखना कि जट जटिन, झिझिया, करिया, झूमर, चकेवा मिथिला के मुख्य लोक नृत्य हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि मिथिला के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं, मिथिला जहां की माता सीता थी, ठीक है, तो जट जटिन, झिझिया, झूमर, विदापत
और सामा चकेवा मिथिला के प्रमुख लोक नृत्यों के नाम है। जट जटिन स्त्रियों का संवाद मूलक नृत्य है। अब देखो, जो जट और जटिन है वो स्त्रियों का संवाद मूलक नृत्य है। संवाद मूलक समझते हो? संवाद मतलब कॉन्वर्सेशन। तो इस नृत्य में स्त्रियां एक दूसरे से नृत्य में ही संवाद करती हैं। नृत्य के माध्यम से कॉन्वर्सेशन होता है, उनमें बात होती है उनमें, ठीक है। वो अपनी बातों को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करती हैं। तो जट जटिन क्या है? स्त्रियों का संवाद मूलक नृत्य है। समझ में आया? वर्षा के लिए किए जाने वाले इस नृत्य में, अब ये वर्षा के लिए किया जाता है, तो इस नृत्य में पुरुष नारी दोनों की भूमिकाएं नारियां ही निभाती हैं। वर्षा की ऋतु में ये किया जाता है, वर्षा के लिए ये नृत्य किया जाता है, जिसको जट जटिन कहते हैं, और ये संवाद मूलक नृत्य है। इसमें स्त्री और पुरुष की भूमिका स्त्रियों द्वारा ही निभाई जाती है इस नृत्य में, ठीक है। रहते दोनों हैं, नायक नायिका होंगे, लेकिन स्त्रियां ही नायक बनी रहेंगी। हीरो का किरदार भी स्त्री निभाएगी और हीरोइन का भी, ओके। और दर्शक भी नारियां ही होती हैं, मतलब यहाँ पुरुषों का कोई यहाँ पर स्थान नहीं है। इस नृत्य नाटिका के गायन की मधुर लयात्मकता तल्लीन कर देने वाली होती है। तो ये जो नृत्य नाटिका है, नृत्य नाटिका क्यों? क्योंकि नृत्य के साथ साथ नाटक, और नाटक में तो वैसे भी आनंद होता है ना। तो ये सब कुछ स्त्री प्रधान है। गाया भी स्त्रियों के द्वारा जाता है, स्त्री पुरुष की भूमिका भी स्त्री के द्वारा ही निभाई जाती है, दर्शक भी स्त्री ही होते हैं। तो यहाँ पर यही दिया है कि इसमें ये जो नृत्य नाटिका है, इसमें गायन की मधुर लयात्मकता तल्लीन कर देने वाली होती है। तल्लीन मतलब पूरी तरह से लीन हो जाते हैं, पूरी तरह से उसमें मतलब खो जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर नागेंद्र मोहिनी एक अन्य मुद्रा में, ये डॉक्टर नागेंद्र मोहिनी जी हैं जो कि एक अन्य मुद्रा में है, ठीक। चलते हैं आगे। झिझिया। अब अभी हमने कौन से नृत्य की बात की? अभी हमने बात की थी नट और नटिन, ठीक है, नट नटिन। अब हम बात कर रहे हैं झिझिया की। तो झिझिया भी पूर्णतः नारी नृत्य है। नट और नटिन भी नारी नृत्य था, झिझिया भी नारी नृत्य है, जिसमें महिलाओं की ही गोल घेराबंदी के बीच एक औरत छेदों वाले घड़े को माथे पर रखती है। अच्छा, इसका वो भी बताए कि किस तरह से किया जाता है। ये भी नारी नृत्य है, झिझिया जिसका नाम है। देखो, झिझिया भी पूर्णतः नारी नृत्य है, जिसमें महिलाओं की ही गोल घेराबंदी, जैसे राउंड में घेराबंदी करके एक औरत छेदों वाले एक घड़े को माथे पर रख, उस घड़े में एक दीपक रखा होता है। घड़ा होता है छेदों वाला, दीपक रखा होता है। घेरा बनाने वाली नारियों के गायन तथा नृत्य की लय ताल अपनी तीव्रता में सबको विभोर कर देती है। समझ आया? इसमें क्या करते हैं? नारियां ही घेरा बनाकर रहती, जैसे यहाँ भी पूरी तरह से घेरा बन गया, ठीक है। और इसमें जो रहती है मुख्य, जो मेन मतलब नृत्य करेगी, जो बीच में रहेगी, तो छेदों वाले घड़े को माथे पर रख लेगी। छेदों वाला घड़ा जिसमें छेद होंगे, उस घड़े में एक दीपक रखा होगा, उस घड़े के अंदर एक दीपक रखा होगा। तो आप तो समझ ही रहे होंगे साइंटिफिकली, क्योंकि उसमें एयर जाना भी जरूरी है, इसलिए उसमें छेद हो गए तो दीपक जलता भी रहेगा। घेरा बनाने वाली नारियों के गायन तथा नृत्य की लय ताल, जो घेरा बनाया है जिन्होंने, सर्किल बनाया है जिन्होंने, उसमें नारियों के गायन तथा नृत्य की लय ताल अपनी तीव्रता में सबको विभोर कर जाती है। इस नृत्य का तंत्र मंत्र की दृष्टि से अनुष्ठानिक महत्व भी होता है। तंत्र मंत्र उसकी दृष्टि से भी अनुष्ठान किए जाते हैं। अब है करिया झूमर में एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर लड़कियां गोलाकार घूमती हुई नाचती हैं। करिया झूमर ये भी लड़कियों का नृत्य है, जिसमें हाथ ऐसे नहीं फंसा लेते हैं, हाथ में हाथ ऐसे, ठीक है। तो हाथ में हाथ डालकर लड़कियां गोला बनाकर सर्किल बना लेती हैं और घूमती हुई नाचती हैं। यह नाच सांझ या रात में होता है। सांझ मतलब संध्या, शाम के समय या फिर रात में। विशेष रूप से मिथिला में प्रचलित विदापत नाच का प्रचलन विशेषकर दलित वर्ग में है, ठीक है। मिथिला के जो प्रचलित नृत्य है जिसमें विदापत भी शामिल है, उस जो नाच है वो दलित वर्ग में अधिकतर, मतलब दलित वर्ग के लोग अधिकतर करते हैं। दलित समझते हो ना, जैसे निम्न कैटेगरी में डिवाइस कर दिया है ना। दलित मतलब
जैसे यदि हम आरक्षण के हिसाब से बात करें, रिजर्वेशन के, कि ये हो गए जनरल, तो ये ओबीसी, तो ये एसटी एससी, इस तरह के। ठीक, इस सामूहिक गायन पूर्ण नृत्य में मृदंग और खोल बजाए जाते हैं। ये जो सामूहिक नृत्य है, गायन पूर्ण नृत्य, अक्सर आप देख सकते हैं ना कि सभी नृत्य में गायन और वादन तो साथ साथ चल ही रहा है। और यह है भी सही बात कि नृत्य बिना गायन और वादन के हो ही नहीं सकता। क्या नृत्य करोगे यदि आप गीत नहीं बजेगा और कोई भी म्यूजिक नहीं सुनाई देगा, तो आप क्या करोगे? हाँ, या तो आपको सुनाई दे या फिर आप मन में खुद से गा रहे हो या झूम रहे हो, लेकिन उसमें गायन भी आवश्यक है, अनिवार्य है, और वादन भी, अर्थात इंस्ट्रूमेंट्स भी। ठीक है। बांसुरी बजाते कृष्ण के चारों ओर रात भैया जुगला चुगला, खिड़रिच, कुत्ता, हाथी आदि की मूर्तियां रखी जाती हैं। मूर्तियों के चारों ओर नाचती गाती लड़कियां महारास रचाती हैं। महारास, अब रास से आपको, अब ये देखो, आप बांसुरी बजाते कृष्ण के चारों ओर, ठीक है, तो अब क्या है, कृष्ण और गोपियों की रास लीला तो आपने सुनी ही होगी, आपने देखा भी होगा, जो जैसे टीवी में देखा हो या किसी के, जैसे आप तो उसी राज्य में रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर जो भी रास लीलाएं होती हैं, कितने भाव विभोर होकर रास लीलाएं की जाती हैं, जिसमें जैसे कृष्ण और गोपियों का, यदि हम टीवी सीरियल्स की बात करें, जैसे हमने देखा है महाभारत आता था, श्री कृष्ण आता था, है ना, तो उसमें कृष्ण और गोपियों का जो रास लीला होती थी, उसमें मंत्र मुग्ध हो जाते थे। पूरी तरह से जो वातावरण है, संपूर्ण वातावरण ऐसा रम जाता था कि बस कृष्ण साक्षात उतर आए हैं धरा पर। और उनका जो नृत्य है, जब टेलीविजन पर देखने में इतना मोहित कर रहा है, और वास्तव में वहां के नृत्यांगनाएं या नर्तक जब डांस करते होंगे, नृत्य करते होंगे, तो वो कितना मनोहारी लगता होगा, ये तो कल्पनीय है। कभी अवसर मिलेगा तो अवश्य नृत्य देखने की इच्छा है, अभिलाषा है कि साक्षात एक बार उस नृत्य को देखा जाए। तो यहाँ यही लिखा है कि बांसुरी बजाते कृष्ण के चारों ओर रात भैया चुगला, खिड़रिच, कुत्ता, हाथी आदि की मूर्तियां। एक कृष्ण की मूर्ति बना दी, जैसे बांसुरी बजाती है, उसके आसपास देखो आप, चुगला, खिड़रिच, कुत्ता, हाथी आदि की मूर्तियां भी रखी जाती हैं। फिर मूर्तियों को चारों ओर नाचती गाती लड़कियां महारास करती। उन्हीं मूर्तियों के आसपास फिर लड़कियां रास करती हैं, महारास नृत्य। ओके। मिथिला में प्रचलित कमला पूजा के समय पुजारी नाचने लगता है, क्योंकि अब जो जिस भाव में डूबा रहता है उसको पता नहीं रहता है कि कभी कभी हम क्या है, जब हम उस पूरी तरह से कोई गीत सुन रहे हों, हम भले ही अकेले हों, हम उसमें झूमते रहेंगे, आराम से अपनी भाव मुद्राएं भी देखते रहेंगे, और कोई दूर से हमें देखेगा ये क्या कर रहा है, लेकिन चूंकि हम उस गीत में पूरी तरह से डूब गए हैं। आप कभी ऑब्जर्व कीजिएगा, जैसे मम्मी को खासतौर से, यदि वो रोटी बना रही हैं या कोई भी काम कर रही हैं, तो वो अपने आप ही कभी मुस्कुराने लगेंगी, कभी कुछ, तो ये क्या है, ये सब याद आ जाता है उनको कि कितना सुंदर, कितना मधुर, कितना मनोहारी वो दृश्य होता है जब रास लीला होती है, जब नर्तक और नर्तकी नृत्य की मुद्रा में होते हैं। ठीक है। तो मिथिला में प्रचलित कमला पूजा के समय पुजारी भी नाचने लगते हैं। आपने श्रीमद् भागवत गीता सुनी होगी, टेलीविजन पर देखा होगा कि जब जो भागवत विद रहते हैं, जो कथावाचक रहते हैं, ठीक है, जो व्यास गादी पर विराजित रहते हैं, वो कथा कहते हैं, लेकिन जो दर्शक रहते हैं, जो भक्तगण रहते हैं, वो अपने ही स्थान पर झूमने लगते हैं। उनको ये नहीं लगता कि मैं नाचूंगा तो कोई देखेगा, तो कोई क्या कहेगा, नहीं, क्योंकि वो अपने आप में भक्ति भाव में इतने खो जाते हैं, इतने डूब जाते हैं कि उन्हें कोई नहीं दिखाई देता, बस वो श्री कृष्ण में पूरी तरह से रम जाते हैं। ठीक है, सही है कि जब कमला पूजा के समय पुजारी पूजा करते हैं तो वो भी नाचने लगते हैं। मछुआरों के इस पूजन नृत्य के अलावा कीर्तनिया का भी महत्व के साथ उल्लेख होता है। मछुआरों, जो मछली पकड़ते हैं, मछुआरे, कीर्तनिया, तो हो सकता है कीर्तन की बात की जा रही है। झिंझिर लोक नृत्य का प्रचलन बाढ़ वाले इलाके में है। ठीक,
बाढ़ के दिनों में चांदनी रात में पुरुष स्त्री नाव पर गायन और नृत्य करके इसका आनंद उठाते हैं। किसका? झिंझिर। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि झिंझिर लोक नृत्य मुख्य रूप से कब गाया जाता है या कब ये नृत्य किया जाता है। तो जब नृत्य की बात आएगी तो गायन तो अपने आप आएगा, और जब गायन की बात होगी तो वादन भी होगा, चाहे वो करतल ध्वनि ही क्यों ना हो, चाहे वो चुटकी ही क्यों ना हो, कुछ ना कुछ तो वादन चलता रहेगा, कुछ भी। ठीक है, तो ये सब मुद्राएं होती हैं। तो ये जो झिंझिर लोक नृत्य है वो बाढ़ के दिनों में चांदनी रात में स्त्री और पुरुष जब नाव पर नौका विहार कर रहे होते हैं तब वो गायन नृत्य करके इसका आनंद उठाते हैं, नृत्य भी करते हैं और गायन भी करते हैं। ठीक है, डोमकच या जलुआ की बात कर रहे हैं अब हम, आगे चलते हैं। डोमकच या जलुआ का प्रचलन प्राय पूरे बिहार में है, संपूर्ण बिहार में। आप जिस भी इलाके में रहते हैं, आपने, आशा करती हूं आपने जरूर सुना होगा डोमकच या जलुआ। क्या आपने सुना है? अवश्य सुना होगा, क्योंकि ये पूरे बिहार में है इसका प्रचलन। यह भी मात्र नारी वर्ग का ही नृत्य है। नारी वर्ग के नृत्य अत्यधिक दिखाई दे रहे हैं हमको, है ना? समझ में आया? जिसमें अभिनय और गायन के भरपूर प्रसंग होते हैं। अभिनय अर्थात एक्टिंग, जिसको हम कहते हैं ना, अरे कितनी एक्टिंग करते हैं, लेकिन हम कह तो देते हैं कि ये व्यक्ति कितनी एक्टिंग करता है, लेकिन क्या हमने ये जाना कि एक्टिंग या अभिनय करना हर किसी के वश की बात है? नहीं है। जब हम दूसरों पर उंगलियां उठाने लगते हैं, लेकिन कभी हमने सोचा, अक्सर पता है क्या होता है, दूसरों पर उंगलियां भी वही उठाते हैं जो उस कला में निपुण नहीं होते हैं। तो यदि आप अपने आप के हुनर को छुपा रहे हैं तो हुनर को छुपाने की आवश्यकता नहीं है। आप में जो भी टैलेंट है, आप में जो भी हुनर है, उसको बिल्कुल निखारा करो। तो ये जो डोमकच या जलुआ प्रचलन है वो यह मात्र नारी वर्ग के द्वारा ही, जिसमें अभिनय और गायन के भरपूर प्रसंग होते हैं। इसमें ढोलक का स्थिर वादन भी होता है, ढोलक का, बिल्कुल ढोलक की धुन पर ये नृत्य चलता है, डोमकच या जलुआ। और कमर में बांध कर नारियां बजाती हुई भी नाचती हैं। कमर में ढोलक को बांध लिया और बजाते बजाते वो नाचती हैं। इसे जलुआ भी कहा जाता है। डोमकच को आपसे पूछा जा सकता है कि जलुआ किसे कहते हैं, तो आप डोमकच कह सकते हैं। डोमकच को और क्या कहा जा सकता है, तो आप जलुआ कह सकते हैं। यह प्रसंग विशेष का नृत्य है। जब भी कोई विशेष कार्य होता है तो ये नृत्य किया जाता है। जिस दिन, देखो, जैसे जिस दिन बारात जाती है तो उस दिन की रात में दूल्हे के घर नारियां, जिस बारात जाती है तो उस घर में दूल्हे के घर की नारियां डोमकच करती हैं। ओके, अब मैं बता सकती हूँ कि ये जैसे गांव में भी जब बारात चली जाती है तो घर में स्त्रियां बचती हैं ना, स्त्रियां नहीं जाती। आज भी गांव में स्त्रियां बारात में शामिल नहीं होती हैं। तो उस समय वो अभिनय करती हैं, विवाह होती हैं, और ये स्त्रियों का ही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें पुरुषों का प्रवेश निषिद्ध, मतलब मना होता है, होने के कारण नारियों की उन्मुक्तता पूरी तरह से प्रस्फुटित होती है। अर्थात जब पुरुष वर्ग नहीं आते हैं तो अपने अंदाज में पूरा बिल्कुल उन्मुक्त होकर, फ्री होकर नृत्य करती हैं, गायन गाती हैं, एक्टिंग करती हैं, अभिनय करती हैं। मगध क्षेत्र के गया जिले में नाचने गाने वाली एक पेशेवर जाति हुआ करती थी। कहाँ? मगध क्षेत्र के गया जिले में नाचने गाने वाली एक पेशेवर जाति हुआ करती थी। मात्राओं पर विशेष ध्यान रखना। जैसे जाति, यदि जाति ये होता है कास्ट के लिए, ठीक है, जब कास्ट के लिए हम बात करें तो स्पेलिंग यही होगी। और जैसे जाति, यहाँ जाति वहाँ जाति, तो ये वाला होता है जाति। और यदि हम कास्ट के लिए लिखेंगे तो ये रहेगा। ठीक है, जब हम कास्ट की बात करते हैं तो कास्ट में ये जाति, ता में छोटी ही मात्रा आएगी, इतना ध्यान रखना। ओके, चलो चलते हैं। तो यहां पर लिखा है मगध क्षेत्र के गया जिले में नाचने गाने वाली एक पेशेवर जाति हुआ करती थी। उस जाति की स्त्रियां विवाह आदि मांगलिक मौकों पर बुलाई जाती थीं, क्योंकि पेशेवर कहते हैं ना, पेशेवर, स्किल्ड जो भी, चाहे नृत्यांगनाएं हों, चाहे गायक हों या वादक हों, जो स्किल्ड रहते हैं उनको तो कोई भी बुलाते हैं। ठीक उसी तरह से मगध क्षेत्र के गया जिले में नाचने गाने वाली एक पेशेवर जाति हुआ करती थी। एक जाति मतलब उस जाति के लोग नाचने गाने का कार्य ही करते थे और उस नाचने गाने में पूर्ण रूप से निपुण थे।
तो उस जाति की स्त्रियां विवाह आदि मांगलिक कार्यों के मौकों पर इनवाइट की जाती थीं, क्योंकि वो तो प्रसिद्ध थे नाचने गाने के लिए। और वे खेलड़िन का नाच प्रस्तुत कर भरपूर पुरस्कार भी पाती थी, क्योंकि उनका अभिनय, उनका नृत्य और उनका जो वादन रहता था वो काबिले तारीफ रहता था, बहुत सराहनीय रहता था, प्रशंसनीय रहता था। तो वो भरपूर पुरस्कार भी प्राप्त करती थी। 10-15 के पंक्तिबद्ध समूह में वे नाचती हुई गालियां भी गाती थी। गाली गीत गाते हैं, गारी गीत जिनको कहते हैं। वह जैसे हमने पहला चैप्टर था ना जिसमें लोक गायन के समय हमने देखा था कि जब बारात आती है और पंगत जब जीवनार बैठती है तो समधियों के लिए सभी समधन जो गीत गाती हैं, जिसमें उन्होंने लिखा था कोई जाति, मतलब जाति नहीं, कोई उम्र की सीमा नहीं है, कोई पद की सीमा नहीं है, कोई शब्दों की सीमा नहीं है, जिसको जो समझ में आता है वो गीत रूप में फॉर्म था और समधियों के सामने वो गारी गीत गाए जाते थे। तो अभी आपने पहला चैप्टर सुना है ना, पढ़ा ना, सुना, समझा? तो उसी का इसमें दिया है कि 10-15 के पंक्तिबद्ध समूह में वे नाचती हुई गालियां भी गाती हैं। वह नृत्य नवादा जिले के रजौली ग्राम में विकसित हुआ। खेलड़िनें अपने नाच में विभिन्न बाजाओं का भी प्रयोग करती थी, मतलब बाजे के साथ साथ कोई कमर में ढोलक बांध लेती हैं तो कोई हाथों में कुछ भी, मतलब बहुत सारे उनके, जब आप और जानोगे ना, नीचे हम देखेंगे, अभी पढ़ने वाले हैं, तो उसमें बहुत तरीके से वो नाच करती थी बाजे के साथ और गायन के साथ। मतलब वो टैलेंटेड इतनी कि सिर्फ नाच की नहीं, गायन भी उनका उतना ही प्रसिद्ध, गायन भी उनका उतना ही मनोहारी, उनका वादन बजाने का तरीका भी उतना ही उत्कृष्ट, इसलिए वो कई पुरस्कार पाती थी। खेलड़िनें अपने नाच में विभिन्न बाजाओं का भी प्रयोग करती थी। अब वह नाच लगभग लुप्त हो चुका है। बहुत से ऐसे नाच हैं, बहुत से ऐसे गाने हैं जो कि अब प्रायः लुप्त की कगार पर हैं, क्योंकि ये लोकगीत हों या लोक नृत्य हों, इनमें जैसे जैसे मतलब समय बीतता जा रहा है, जैसे जैसे न्यू जनरेशन का आगमन होता जा रहा है, लोक जो संस्कृति है उससे कहीं ना कहीं उसको पीछे छोड़ते जा रहे हैं, अर्थात वो थोड़ा थोड़ा लुप्त तो हो रहा है। चाहे हम किसी भी भारत के किसी भी इलाके की बात करें, भारत के किसी भी क्षेत्र की बात करें, तो लोक गायन हो या लोक नृत्य हो, लोक गीत हुआ करते थे, उनमें अब धीरे धीरे मतलब वो लुप्त होने की कगार पर हैं, क्योंकि अब शिक्षा का प्रचार प्रसार होने से जो न्यू जनरेशन है या नई पीढ़ी है वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहती है, क्योंकि उसको अब शिक्षा की ओर रुझान है उसका। हम किसी का दोषारोपण नहीं करते कि अरे लोक संस्कृति को गायब कर दिया, ऐसी कैसी जनरेशन, नहीं नहीं, अब वो शिक्षा की ओर उन्मुख हो चुके हैं। और वो अब पहले शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं था ना, तो इसलिए वो उस क्षेत्र तक सीमित थे। अब शिक्षा के प्रचार प्रसार से बुद्धिमानी या बुद्धिमता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए संभवतः वह नाच लगभग अब लुप्त हो चुके हैं। और ऐसे कई इलाके हैं, ऐसे कई क्षेत्र हैं भारत के जहां पर लोकगीत, लोक नृत्यों का अब थोड़ा थोड़ा जो प्रचलन है वो कम होता जा रहा है, और कई लोक नृत्य और कई लोकगीत तो लुप्त भी हो चुके हैं, है ना। अब देखो, जैसे भोजपुर, भभुआ, रोहतास, बक्सर, छपरा आदि जिलों यानी संपूर्ण भोजपुरी क्षेत्र में नेटुआ, गोंड, पंवरिया, लोंडा नाच आदि लोक नृत्यों की अनेक धाराएं अनादिकाल से चलती आई हैं। ये सब जिलों की बात की गई है, जैसे भोजपुर जिला है, भभुआ जिला है, रोहतास, बक्सर, छपरा आदि। तो इनमें भोजपुरी क्षेत्र में नेटुआ, गोंड, पवरिया ये सब जो नाच थे उनकी अनेक धाराएं अनादिकाल से चलती आ रही हैं, और ये नृत्य आज भी मतलब नाम से प्रसिद्ध है। और ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से गायब हो गए हैं, क्योंकि दुनिया में एक साथ ना कोई आया है ना एक साथ कोई जाएगा, ना कोई संस्कृति अचानक से आ गई और अचानक से गायब हो जाएगी, वो चलता आता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आता है, ठीक है। नेटुआ तो घुमक्कड़ जाती है। नेटुआ जिसका एक नाम नट भी है, नट हमें याद आ रहा है बचपन में जब हम बहुत छोटे थे, मतलब 5वीं क्लास से पहले की हम बात करते हैं, तो नट आते थे गांव गांव। नट मतलब जो करतब दिखाते थे, जैसे अभी सर्कस होते हैं तो सर्कस की बात अलग है। नट आते थे, जैसे मान लो कि बहुत ऊंचे खंबे गड़ा दिए,
खंबे पर रस्सी बांध दी। अब इस रस्सी पर लड़की चलेगी भाई, और वो चलती भी थी। चलती चलती ऐसे बिल्कुल पतली रस्सी पर लड़की को चलते देखते थे, वो गिरती नहीं थी, तो उनको नट कहा जाता था, जो जादू दिखाते थे। या फिर छोटे से पहिए में या छोटा सा एक सर्कल है, इतना छोटा, और उसमें वो अपने आप को डाल के और निकाल भी लेती है, उनको नट कहते थे। आग आग जल रही है। अब वो जैसे देखिए कराटे हैं, ये अलग अलग कलाएं हैं, जो अब हम जैसे फिजिकल एजुकेशन या कराटे की बात करें हम, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ तो ऐसा भी बिल्कुल ऐसा था कि वो नमक नहीं खाते थे, तो उनकी जो हड्डियां हैं वो बहुत एकदम मसल्स जो रहती हैं वो फ्लेक्सिबल रहती हैं, लचीली रहती हैं, तो उनको नट भी कहा जाता है। और नेटुआ तो घुमक्कड़ जाती है, क्योंकि वो घूमती रहते हैं, यायावरी होते हैं, यायावर प्रवृत्ति के होते हैं, जिनको नट भी कहते हैं। और नट कौन होते हैं अभी मैंने बताया, तो आपको भी याद आ जाएगा। उस जाति का नाच गान से पारंपरिक संबंध रहा है, नट जाति का, जिनको नेटुआ कहते हैं। ठीक है। गोंड का नाच अपनी अश्लीलता के बावजूद भोजपुरी संस्कृति में विशेष महत्व रखता आया है। यदि गोंड जाति का बात करें, हम गोंड जाति की बात करें, जो अनुसूचित जनजाति में आती है ना, जनजाति में आती है, तो उनका जो नृत्य है वो आज भी मतलब विशेष महत्व रखता है और पहले से ही रखता आया है। ठीक, तो ये नट जाति या गोंड जाति का नृत्य हमने देखा। अब गोंड नाचने वाले मंडली में होते हैं, झुंड में रहते हैं, मतलब उन एक कोई नहीं करता है, कोई सोलो डांस नहीं करता है, कोई सोलो गीत या गायन नहीं होता है उसमें, सब ग्रुप में रहते हैं, समूह या उनका एक मंडल रहता है। ठीक है। तो गोंड नाच वाली मंडली में होते हैं और वे हुड़ुक नामक बाजा विशेष का प्रयोग करते हैं, जिसकी धुन और ध्वनि दोनों विशिष्ट होती है। बिल्कुल होगी ही भाई, अब नाम ही देख लो आप, हुड़ुक एक बाजा है। ठीक है। तो उसकी ध्वनि और धुन वो दोनों ही एकदम विशिष्ट होती है, विशेष होती है। पारसी थिएटर कंपनियों के प्रभाव से पेशेवर नाच मंडलियां भोजपुर में भी विकसित हुईं, जिनमें पुरुष नर्तकों के नृत्य की परंपरा बनी। अभी हमने इससे पहले जो भी जितने भी नृत्य जाने, जैसे नटुआ भी देखा, नटनी देखा है ना, और कितने सारे नृत्यों की हमने बात की, वहां पर स्त्री प्रधान थे, स्त्री द्वारा किए जाते हैं, स्त्री द्वारा गाया जाता है, स्त्री द्वारा बजाया जाता है। स्त्रियां घेरा बनाकर या गोला या सर्किल बनाकर नाच करती हैं। तो एक हमने देखा कि वो जो नहीं तंत्र मंत्र में एक घड़े में छेद किए जाते हैं, उसके अंदर दीपक रखा जाता है, फिर माथे पर रखती है और सब उसके आसपास नृत्य करते हैं। तो कई नृत्यों के बारे में देखा जहां पर स्त्रियों ने प्रमुख भूमिका निभाई। अब हम देखते हैं कि पारसी थिएटर कंपनियों के प्रभाव से पेशेवर नाच मंडलियां, पेशेवर मीन्स जो स्किल्ड थी, भोजपुर में भी विकसित हुई, जिनमें पुरुष नर्तकों की नृत्य की परंपरा बनी। चलो अब पुरुष वर्ग भी आया। भोजपुर में उसे लोंडा नाच कहा जाता है। भिखारी ठाकुर की मंडली वस्तुतः लोंडा नाच की ही मंडली थी, जिसमें उन्होंने विदेशिया आदि अनेक मौलिक नाटकों की शैलियों को विकसित किया। इसमें नाचने वाले युवक पूरी तरह नारी का वेश धारण करके नाचते हैं, जिन्हें सिर्फ आवाज से ही पहचाना जाता है। लोंडा नाच बिहार के अन्य क्षेत्रों के अलावा उत्तर प्रदेश में भी प्रचलित रहा है। पंवरिया का नाच मल्लाहों का नाच होता है, जिसमें बाजा बजाते हुए वे उछलते कूदते रहते हैं और गंगा पूजा के लिए भी भिक्षाटन करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि किस तरह से जो पुरुष नाच है उसमें पुरुष नारी का रूप बना लेता है। यदि आवाज उसकी ना सुनो तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि स्त्री है या पुरुष है। वहां पर जब नारियों ने नृत्य किया तो वो पुरुष बनकर भी नाच रही थी। तो नृत्य की जो अलग अलग के लोक नृत्य है ना, अलग अलग परंपराएं, अलग अलग रीति रिवाज, वो अभी देखने को मिल रहे हैं हमको। एक बहुत ये समझ में आया हमें। लोंडा नाच बिहार के अन्य क्षेत्रों के अलावा उत्तर प्रदेश में भी प्रसिद्ध रहा है। ठीक है। बिहार में तो है ही प्रसिद्ध, बल्कि वो उत्तर प्रदेश में भी प्रसिद्ध रहा। पमरिया का नाच मल्लाहों का नाच होता है, जिसमें बाजा बजाते हुए उछलते कूदते रहते हैं, बाजा बजाते हैं, उछलते कूदते रहते हैं, यहाँ से वहां जाते हैं और गंगा पूजा के लिए भिक्षाटन करते हैं। भोजपुर क्षेत्र में प्रचलित धोबिया नृत्य का पुरुष प्रधान नृत्य है। चलो भाई, पुरुष प्रधान नृत्य आ रहे हैं। अब अभी हमने बात की लौंडा नाच की, फिर हम भोजपुर क्षेत्र में प्रचलित धोबिया नृत्य की बात करते हैं। तो ये भी पुरुष प्रधान नृत्य है, जिसमें पुरुष ही नारी का वेश धारण करता है। इसमें ढोलक के साथ हुड़ुक बजाया जाता है। किसी भी तरह के पारंपरिक पेशेवर तथा लौंडा नृत्य
नृत्य से अलग लोक नर्तक के रूप में बलराम लाला जी ने अपनी स्वतंत्र पहचान विकसित की है। ये बलराम लाल जी, ठीक है, ये धोबिया नृत्य के प्रमुख एक नर्तक हैं। पटना सिटी में एक अत्यंत बूढ़े तथा पूर्णतः अपंग व्यक्ति मोथा सिंह रहते हैं, जिन्होंने गुड़िया नृत्य, मुखौटा नृत्य का भरपूर विकास किया है। याद रखिएगा, पटना सिटी में एक अत्यंत बूढ़े तथा पूर्णतः अपंग व्यक्ति जिनका नाम है मोथा सिंह। याद रखिए इसका, ये बहुत आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। पटना सिटी में एक अत्यंत बूढ़े तथा पूर्णतः अपंग व्यक्ति हैं जिनका नाम मोथा सिंह है और जिन्होंने गुड़िया नृत्य, मुखौटा नृत्य भी कह सकते हैं, जैसे चेहरे पर मुखौटा लगाकर का भरपूर विकास किया। यानी जब मुखौटा नृत्य की बात आएगी या गुड़िया नृत्य की बात आएगी तो मोथा सिंह ही सबसे पहले याद आएंगे, ठीक है। किस नृत्य की? गुड़िया नृत्य या मुखौटा नृत्य की बात हुई तो मोथा सिंह याद आएंगे। अब यहां पर लिखा है कि उन्होंने इस नृत्य में एक तरफ पुरुष और दूसरी तरफ नारी का परिधान धारण करके ही नर्तक नृत्य करता है। जैसे जा रे अरे नटखट ना छेड़ मुहे, बजा पलट के दूंगी तुझे आज गारी रे, मुझे समझो ना तुम भोली भारी। ये तो आपने सुना होगा ना, जिसमें एक पुरुष की तरफ फिर एक मुखौटा है, तो मतलब मुखौटे की तरफ है, मतलब इधर भी एक तरफ स्त्री दूसरी तरफ पुरुष, एक इस तरफ स्त्री की वेशभूषा उस तरफ पुरुष की वेशभूषा, स्त्री के बाजे गाजे होंगे तो वहां पुरुष की ढोल या मृदंग होगी। तो ये जो है मोथा सिंह, बहुत ही एक इंफॉर्मेटिव हमें एक बात पता चली है कि पटना सिटी में अत्यंत बूढ़े तथा पूर्णतः अपंग व्यक्ति मोथा सिंह रहते हैं, जिन्होंने गुड़िया नृत्य, मुखौटा नृत्य का भरपूर विकास किया। इस नृत्य में एक तरफ पुरुष और दूसरी तरफ नारी का परिधान धारण करके एक ही नर्तक नृत्य करता है। मुखौटा भी दुमुहा होता है, जिसमें एक तरफ नर का मुंह होता है और दूसरी तरफ नारी का। यह अत्यंत कठिन नृत्य माना जाता है, फिर भी है लोक नृत्य, बिल्कुल, क्योंकि एक तरफ बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उनको सोचने समझने का विचार करने का समय मिले। तुरंत जो भी शब्द आएंगे उस पर लड़की वाला नृत्य करना है, तुरंत गाने के साथ ही लड़के वाले आ जाएंगे, वर्डिंग्स जो रहेंगे तो लड़के वाला नृत्य करना है। बहुत कठिन है ये, फिर भी इसको लोक नृत्य ही कहा जाता है। और ये लोक नृत्य है कौन सा? मुखौटा नृत्य या गुड़िया नृत्य। यह नृत्य जगत को बिहार की अनोखी देन है, बिल्कुल बिहार की ये सबसे अनोखी देन है। नृत्य जगत को शास्त्रीय स्तर पर नृत्य के विभिन्न भेदों तथा विविध मुद्राओं आदि का विवेचन तो बिहार में लगभग 12वीं शताब्दी से ही मिलने लगता है, परंतु हाल तक शास्त्रीय नर्तकों की कोई वैसी परंपरा बिहार में नहीं मिलती जैसी संगीत के क्षेत्र में ध्रुपद, ठुमरी आदि के गायन तथा वादन की मिलती है। बावजूद इसके 20वीं शताब्दी में हरिउप्पल, ये नाम है नर्तकों के, नलिन गांगुली, नगेंद्र मोहनी, शिवजी मिश्र, ये नाम है, ठीक है। मधुकर आनंद जैसे बड़े साधक नर्तकों ने कथक में बिहार की अपनी विशिष्ट पहचान कायम रखी है। तो इनके नाम आप याद रखिएगा, ये नर्तकों के नाम हैं। जैसे लिखा है ना कि देखिए यहाँ पर लिखा है बिहार में लगभग 12वीं शताब्दी से मिलने लगता है, परंतु हाल तक शास्त्रीय नर्तकों की कोई वैसी परंपरा बिहार में नहीं मिलती जैसी संगीत के क्षेत्र में ध्रुपद, ठुमरी या ख्याल की मिलती है। लेकिन बावजूद इसके 20वीं शताब्दी में हरिउप्पल नाम याद रखिए, नलिन गांगुली नाम याद रखिए, नगेंद्र मोहनी नाम याद रखिए, शिवजी मिश्र नाम याद रखिए, मधुकर आनंद जैसे बड़े साधक नर्तकों ने कथक में बिहार की अपनी विशिष्ट पहचान कायम कर दी। तो ये नर्तकों के नाम हैं जो कि आपको याद रहना चाहिए। शांति निकेतन से मणिपुर तथा केरल कलामंडल से कथकली नृत्य की शिक्षा लेकर आए हरिउप्पल। अब हरिउप्पल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि हरिउप्पल ने नृत्य की शिक्षा कहां से प्राप्त की। तो देखिए, शांति निकेतन से मणिपुर तथा केरल कलामंडल से कथकली। शांति निकेतन से मणिपुरी नृत्य, शांति निकेतन से मणिपुरी, केरल से कलामंडल, केरल से कथकली नृत्य की शिक्षा लेकर हरिउप्पल ने बिहार में शास्त्रीय नृत्य की प्रायः पहली ज्योति जगाई। भिक्षाटन तक करके उन्होंने भारतीय नृत्य कला मंदिर की स्थापना की थी, जो नृत्य प्रशिक्षण के लिए आज एक देश विख्यात संस्थान है। किसने? हरिउप्पल जी ने। नृत्य प्रशिक्षण के लिए
जो कि एक देश प्रसिद्ध संस्थान है। हरिउप्पल की विशेषता थी कि कथकली की कोमलता तथा मणिपुर के वीर भाव दोनों में उन्होंने अपूर्व दक्षता प्राप्त की। वैसी दक्षता किसी अन्य नर्तकों में नहीं देखी गई। हरिउप्पल की बात जो नर्तक हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ, सबसे अधिक उन्होंने ख्याति पाई। साफ साफ लिखा है कि वैसी दक्षता या वैसे गुण या वैसा हुनर अन्य किसी नर्तक में देखा ही नहीं गया। बिहार में उन्होंने नृत्य का जो विस्तृत प्रांगण तैयार किया उसमें नलिन गांगुली, नगेंद्र मोहिनी और मधुकर आनंद जैसे बड़े नर्तक इस प्रांत को उपलब्ध हुए। नलिन गांगुली का विशेष महत्व कथक में अपनी विशेष पहचान बनाने के लिए माना जाता है। नलिन गांगुली, यदि आपसे कोई पूछे तो ये कथक में इन्होंने विशेष महत्व बनाया है। नगेंद्र प्रसाद मोहिनी के कथक गुरु गांगुली जी ही थे। ओहो, देखो, नलिन गांगुली का विशेष महत्व कथक में अपनी विशेष पहचान बनाने के लिए माना जाता है। नगेंद्र प्रसाद मोहिनी, डॉक्टर नगेंद्र प्रसाद अभी हमने देखा था ना चित्र में, उनके गुरु गांगुली ही थे, नलिन गांगुली जी। ठीक है, एक बार आप चित्र देखोगे क्या? देखो, आनंद है, ये मधुकर आनंद जी हैं, ये देखो ये हैं नगेंद्र। इनके कौन है? हाँ, गुरु हैं इनके गांगुली। ठीक, समझ आया? नगेंद्र प्रसाद मोहिनी के कथक गुरु गांगुली जी ही थे। नगेंद्र मोहिनी कथक तथा भरतनाट्यम में बिहार की एक अनुपम उपलब्धि है। जो अभी आपने चित्र देखा, लंबा छरहरा शरीर, आत्मीयता में पगी मधुर बोली तथा सहज स्नेहिल स्वभाव वाले मोहिनी जी की दर्शक वर्ग को मोह लेने वाले नर्तक के साथ ही नृत्य शिक्षक और नृत्य शास्त्र पर अनेक पुस्तकों के प्रणेता भी रहे हैं। वाओ, नमन करते हैं हम मोहिनी जी को। इन्हें अंतरराष्ट्रीय ख्याति का आचार्य माना जाता है। नलिन गांगुली, गोपी कृष्ण तथा राम जीवन प्रसाद से इन्होंने नृत्य के अनेक रूपों की शिक्षा पाई है। पटना के नृत्य गुरुओं में पंडित शिवजी मिश्र का नाम भी बड़े आदर के साथ लिया जाता है। मिश्र जी, शिवजी मिश्र, मिश्र जी भारतीय नृत्य कला मंदिर में नृत्य के सम्मानित आचार्य हैं। तो इन नामों को आप याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मधुकर आनंद ने अपने नर्तक पिता बलराम लाल जी से नृत्य का का खा गा सीखा और घटने में नगेंद्र मोहिनी से कथक की विधिवत शिक्षा पाई। यदि अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मधुकर आनंद, जो अभी अभी चित्र था आपकी पाठ्यपुस्तक में भी है, उसमें नर्तक पिता बलराम लाल जी से नृत्य का का खा गा सीखा, मतलब ABCD सीखी। स्टार्टिंग उन्होंने अपने पिता से ही नृत्य की शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, और नगेंद्र मोहिनी से कथक की विधिवत शिक्षा पाई। परंतु उनकी कुछ परिस्थितियों को देख बिहार संगीत नाटक अकादमी के तत्कालीन अध्यक्ष प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर शिव नारायण सिंह ने उन्हें विश्व विख्यात नर्तक बिरजू महाराज के पास भेज दिया। बिरजू महाराज का भी नाम आपने सुना ही होगा। विश्व विख्यात नर्तक गुरु की स्नेहिल देखरेख में अपनी प्रखर प्रतिभा तथा सतत साधना से मधुकर जी ने नृत्य में उस स्तर की प्रशंसाएं पाई जिन पर बिरजू महाराज को भी गर्व है। कहते हैं ना कि शिष्य जब बहुत अच्छे अपनी प्रतिभाओं को निखार देता है तो गुरु को भी गर्व होता है। पिछले 27 सितंबर 2008 ईस्वी को मधुकर जी का परलोकवास मात्र 41 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। मात्र 41 वर्ष की उम्र में। ये एक नृत्य कला के लिए मतलब अभूतपूर्व क्षति मानी जाती है। बिरजू महाराज ने बिहार की एक और प्रतिभा शोभना नारायण को निखारा। शोभना नारायण जी का नाम भी आपने सुना होगा। शोभना जी सरकारी पदाधिकारी भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की नृत्यांगना भी। बिहार की नृत्यांगनाओं में नीलम चौधरी, रमादास तथा पल्लवी विश्वास ने भी अपनी प्रस्तुतियों से प्रशंसाएं पाई हैं और नृत्य में रुचि रखने वाली कन्याओं को आत्मीय प्रोत्साहन प्रदान किया है। तो ये नृत्य कलाएं जो हैं वो मतलब अपने आप में एक कहते हैं ना संगीत से जुड़ी हुई जहां बात आती है तो व्यक्ति का रोम रोम खिल उठता है। यही है संगीत और यही है बिहार की प्रमुख बात है। तो अभी हमने सुना, जाना, देखा। सबसे पहले हमने देखा बिहार के लोकगीत, फिर हमने देखा बिहार की संगीत कला। पार्ट 3 में अभी अभी हमने देखा बिहार की नृत्य कला। कितने अच्छे से वहाँ की जो भूमि है, वहाँ के जो कलाकार हैं वो अपनी कला का प्रदर्शन संपूर्ण दुनिया में पूरी तरह से कर चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है।
तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी तरह से हर एक चैप्टर को आपके समक्ष में लाती रहूंगी। बस आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जिससे आपको सब कुछ समझ में आए और परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करके आप जीवन मूल्यों को भी अपने अंदर बसा सकें। इसी प्रकार से आप बने रहिए हमारे साथ, जिसमें स्कूल एजुकेशन के साथ साथ आपको 100% जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके वीडियोस भी दिखाई जाते हैं, जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप देख सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।